मैं देशद्रोही हूँ क्योंकि मैं सरकार से सवाल करता हूँ नौकरियों पर। तो क्या मैं देशद्रोही हूँ अगर मैं सरकार से किसानों के हक में सवाल करता हूँ? तो क्या मैं देशद्रोही हूं जो सरकार से जीडीपी पर सवाल करता हूं? अगर नौजवानों के पास नौकरियां नहीं होगी तो सरकार देशद्रोही होगी। किसान आत्महत्या करेगा तो देशद्रोही तो सरकार ही हुई ना। अगर हमने ये जरूरी सवाल नहीं किए तब शायद हम भी देशद्रोही हुए। तो आज करते हैं 2 सवाल। क्या है देशद्रोह और क्या नहीं है देशद्रोह? द फोर्थ पिलर आपसे हमेशा कहता है कि आप सरकार से सवाल करिए, पर आज आप उसमें एक छोटी सी चीज़ और जोड़ लीजिए कि सोच समझ कर सवाल करिए और अपने रिस्क पर सवाल करिए। और ज़्यादा डर लगे तो अपने वीडियो को या अपने टेक्स्ट को सोशल साइट से डिलीट कर दीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब हमारे सोशल मीडिया में कुछ लिख देने या बोल देने की आधी बातों का क्या मतलब निकाला जाए और कब हमारे ऊपर NSA, UAPA या सेडिशन जैसे गंभीर चार्जेस लगा दिए जाएं। इसके पीछे की वजह को जानने के लिए अगले 5 से 7 मिनट आप वीडियो को देखें और खुद तय करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। UAPA 1967 में लाया गया, जो कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए था। NSA इंदिरा गांधी जी के टाइम पे लाया गया और सेडिशन तो दोस्तों 1860 से अभी तक चला आ रहा है। सिंपल वर्ड में समझें कि नो वकील, नो दलील, नो अपील, यानी कि आप इसमें कोई भी वकील हायर नहीं कर सकते हैं और आपको मिनिमम 3 महीने या उससे ज़्यादा समय तक जेल में रहना पड़ सकता है। तो क्या ये समझा जाए कि ये कानून लोगों को प्रताड़ित करने के लिए है? नहीं, बल्कि ये देश के अंदर हो रही आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए है। गंभीर आतंकवादियों के ऊपर ऐसे चार्जेस लगाए जाते हैं, पर हम और आप इसके मिसयूज़ को भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो बेसिकली 2 तरह के लोगों के ऊपर ऐसे चार्जेस लगने चाहिए। एक तो वो जो दंगे की साजिश में लिप्त हों और बेगुनाहों को मारें, और दूसरे वो लोग जिनके भाषणों से दंगे भड़कें। तो क्या सरकारें ऐसे कानूनों का मिसयूज़ करती हैं? इसे आप दिल्ली दंगे के उदाहरण से समझिए। दिल्ली दंगों में कुल 1200 FIR हुई और करीबन 570 हिंदू व 582 मुसलमानों की गिरफ्तारी हुई। 53 लोगों की जानें गई और 2 पुलिसकर्मी भी मारे गए। और ये FIR CA बिल का समर्थन कर रहे और विरोध कर रहे दोनों पक्षों के लोगों की तरफ से थी। अगर उमर खालिद को भड़काऊ भाषणों के चलते जेल में डाला गया, तो क्या कपिल मिश्रा का दिल्ली चुनावों को भारत पाकिस्तान के मैच से तुलना कर देना भड़काऊ भाषण नहीं था? या फिर कपिल मिश्रा का दिल्ली दंगे के ठीक 1 दिन पहले दिया गया ये भाषण? भी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है, आज जब तक रास्ता खाली करवा रहे हैं, ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा। ठीक है। या फिर अनुराग ठाकुर का चुनावी रैली में दिया गया ये भाषण? देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। जबकि उमर खालिद के 17 मिनट के पूरे वीडियो को देखा जाए तो पता चलता है कि वो गांधी के अहिंसावादी तरीकों से ही आंदोलन करने की बात कर रहे थे। और अगर आंदोलन करना राजद्रोह या देशद्रोह है, तो 2011 के अन्ना आंदोलन या फिर 80 के दशक के JP आंदोलन को आप क्या कहेंगे? और साथ ही योगेंद्र यादव हों या फिर JNU और DU के प्रोफेसर हों, इनके भी आरोप पत्र में नाम है। हालांकि अभी इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, पर ये कौन है? ये या तो प्रोफेसर्स हैं या सोशल एक्टिविस्ट हैं। और वैसे भी हम मीडिया ट्रायल पे भरोसा नहीं रखते। हमें नहीं पता दिल्ली दंगों में कौन सही था कौन गलत था। और ज़रा सोचिए कि जितने लोगों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा या UAPA लगा है, जिनमें से अधिकांश लोग बाद में बेगुनाह साबित हों। और आपको जानकर हंसी आएगी कि गुजरात के रिपोर्टर प्रबल पटेल, जो कि कोरोना केसेस पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, उन्हें सिर्फ इसलिए राजद्रोह के मुकदमे में अंदर कर दिया गया क्योंकि कोरोना केसेस को हैंडल ना कर पाने के चलते विजय रूपाणी CM पद से हटाए जा सकते हैं। तो क्या ये आर्टिकल आपको कहीं से देश विरोधी लगता है? डॉक्टर कफील खान को एक वायरल क्लिप के बेसिस पे उनके ऊपर NSA लगा दिया जाता है और वो कई महीनों तक जेल में रहते हैं। और बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खुद एक्सेप्ट किया कि उनके भाषण देश को जोड़ने वाले भाषण थे, ना कि देश को तोड़ने वाले। तब कहीं जाकर 1 सितंबर को वो मथुरा जेल से रिहा होते हैं। शुरू में मैंने इसीलिए कहा था कि आपके सोशल मीडिया पे कहे या बोले गए कोई भी बात की छोटी सी क्लिप चला करके उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट ही बदला जा सकता है। तो क्या आज भी सेडिशन या UAPA जैसे कानून देश के लिए ज़रूरी हैं? सेडिशन IPC की सेक्शन 124A, जो कि ब्रिटिश हुकूमत 1860 में लाई ही इसलिए थी ताकि वो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को दबा सके।
भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव से लेकर के महात्मा गांधी जी तक को कई सालों तक जेल में रखा गया इस कानून के तहत। और अगर आज की बात की जाए तो सीए कानून का विरोध कर रहे 3000 लोगों के ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगाए गए। और साथ ही 2019 में 3300 फार्मर्स जो अपने लैंड डिस्प्यूट को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर भी सेडिशन के चार्जेस लगाए गए। मतलब कि अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई ओपिनियन रखते हैं, मतलब कि अगर आप गवर्नमेंट से सवाल करते हैं, तो आपको देशद्रोही साबित किया जा सकता है। जबकि 2016 से लेकर के अभी तक सिर्फ 4 मामलों में देशद्रोह या राजद्रोह सिद्ध हो सका है। इसका मतलब ये कि बाकी लोग या तो छूट गए या अब भी जेल में हैं। यानी कि आपको ऐसे अपराध के चलते भी जेल में रखा जा सकता है जो आपने किया ही नहीं। और यही हाल यूएपीए का भी है। यानी कि जितने भी लोग यूएपीए के तहत गिरफ्तार हुए थे, उससे सिर्फ 27% लोगों के खिलाफ ही अपराध सिद्ध हो पाया है। और अगर आप नौकरी पे सवाल करते हैं, किसानों की समस्याओं पे सवाल करते हैं या फिर कोरोना महामारी पे सवाल करते हैं, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप देश के साथ नहीं खड़े हैं। और साथ ही आर्टिकल 19 हमें ये इजाज़त देता है कि हम सवाल करें। और इसीलिए द 4th पीरियड आपसे कहता है कि डिस्कवर कीजिए, डिस्कस कीजिए, डिबेट कीजिए, तब कहीं हम जाकर के डेवलप हो पाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।